नमस्कार दोस्तों, ओजीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज 2 अधिगम का टेस्ट जो हम लगा रहे हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में शानदार सफलता के लिए कारगर साबित होगी। प्रश्न संख्या 1, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? तो ये मनोवैज्ञानिक का एक स्टेटमेंट है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके 3 सही रहेगा, गिलफोर्ड। आप इसको याद कैसे करोगे? इसको याद रखने के लिए आप ये बता सकते हो कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के समान व्यवहार समान ही आता है। जैसे एक ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार दी, इसका मतलब दूसरा बच्चा भी उसको क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा। यानी एक ने एक बच्चे का गाल फोड़ दिया तो दूसरे बच्चे ने उस पहले वाले का क्या कर दिया? गाल फोड़ दिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के अन्य भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देखें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न संख्या 2, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं या क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, संबंध प्रतिक्रिया। तो देखो, ये सिद्धांत पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि ये शरीर वैज्ञानिक है, अर्थात इसको शरीर वैज्ञानिक से संबंधित नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने बताया कि एक कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाकर भोजन देते हैं तो उसकी जो लार मुंह में आती है वो उस घंटी से संबंध स्थापित कर लेती है, बंध जाती है। तो इस तरह से अस्वाभाविक उत्तेजक यानी घंटी यहाँ पर है कि प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली जो प्रतिक्रिया है उससे वो जुड़ जाता है, इसीलिए इसको संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ है। हल के प्रबलन सिद्धांत के लिए ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, B.F. स्किनर। तो देखो, B.F. स्किनर यदि इसका सिद्धांत पूछा जाता है तो क्रिया प्रसूत्र का सिद्धांत होगा, लेकिन B.F. स्किनर ने हल के प्रबलन सिद्धांत को महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था। सीखने का सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत हल के प्रबलन सिद्धांत को बताया गया। हल का जो प्रबलन सिद्धांत है, ये सिद्धांत आदतों के विकास पर सबसे अधिक बल देता है। हल के अनुसार आदतों का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है। हल ने पुनर्बलन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था और इन्होंने बताया कि यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उस कार्य को करना सीख लेता है। अर्थात उन्होंने अधिगम के लिए आवश्यकता की पूर्ति आधार बताया। इसका शैक्षिक निहितार्थ भी कई बार पूछा जाता है। तो हल का जो शैक्षिक महत्व है यह है पाठ्यक्रम के विकास हेतु सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करना। इस तरह से आप ये हल का प्रबलन सिद्धांत बता सकते हो। प्रश्न संख्या 4, मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा? अब्राहम मास्लो का ये आवश्यकताओं के अनुक्रम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आप आंसर बताओगे तो यहाँ पर अनुक्रम में प्रथम क्रम पर बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, शारीरिक आवश्यकताएं। ये पदानुक्रमिक सिद्धांत इन्होंने बताया था जिसमें शरीर की आवश्यकताएं संबंधित
ये क्रम बताया। तो पहला जो क्रम है इसमें पहले नंबर पर शारीरिक आवश्यकताएं आती है, दूसरी सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं आती है, तीसरी संबंधता व स्नेह संबंधित आवश्यकताएं आती है, और चौथी आत्मसम्मान की आवश्यकताएं आती है, और पांचवी जो है आपके आत्म विकास की आवश्यकताएं आती है। तो इसमें आप इस क्रम को याद रख सकते हो कि जैसे सासू है और सासू को समाज में यदि स्नेह मिलता है तो एक प्रकार से आत्मसम्मान मिलता है, तो उसका आत्मा की परमात्मा से जो है वो मिलन हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सा का मतलब शारीरिक आवश्यकताएं, सु यानी सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं, समाज में स्नेह संबंधितता व स्नेह संबंधित आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, और आत्मा का परमात्मा से मिलन होना यानी आत्म विकास की आवश्यकताएं। मास्लो का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें आपको असंगत चुनना है। सूचना प्रसादन सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यहाँ कोलन नहीं आएगा क्योंकि कोलन ने यहाँ पर अंतर्दृष्टि वाला सिद्धांत दिया था, तो यही आपका असंगत है। बाकी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया। क्रिया प्रशुद्ध सिद्धांत ये स्किनर ने दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर असंगत है। प्रश्न संख्या 6, 3H का संप्रत्यय किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया? तो यहाँ स्किनर, वाटसन, पावलोव, पेस्टोलॉजी। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा पेस्टोलॉजी। 3H, H यहाँ पर एक हेड को बताता है, एक हार्ट को बताता है और एक हैंड को बताता है। 3H का संप्रत्यय यदि पूछा जाता है पेस्टोलॉजी है, और ये उद्देश्यों के सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण के लिए मतलब B.S. ब्लूम साहब ने इसको अपने उद्देश्य के वर्गीकरण का आधार भी माना था 3H को, जिसकी पुस्तक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ H का अर्थ यहाँ पर हेड है, एक H का अर्थ यहाँ पर हार्ट है और एक H का अर्थ यहाँ पर हैंड है। अब प्रश्न संख्या 7, प्रभाव का विस्तार नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही रहेगा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य जो नियम दिए थे, पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर प्रभाव के विस्तार का नियम पूछा है, तो प्रभाव का नियम और प्रभाव के विस्तार के नियम में क्या अंतर है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने जो प्रभाव का नियम बताया, उस प्रभाव के नियम में केवल पुरस्कार माना जाता है, जबकि पुरस्कार के साथ में बच्चे को सिखाने के लिए दंड भी दिया जाता है। तो पुरस्कार व दंड दोनों दिए जाते हैं, वो प्रभाव का विस्तार नियम कहलाता है, जो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रश्न संख्या 8, पूर्व में अधिगमित कार्य के वर्तमान में सीखे जा रहे कार्य में सहायक होने पर होता है। तो ये सरल सा क्वेश्चन है। अधिगम स्थानांतरण का प्रश्न पूछा जाता है। यदि सहायक नहीं होता है तो न सहायक होता है और न हानि पहुंचाता है, तो वो तो आपके शून्य में चला जाएगा। और जबकि कार्य में सहायक होने की बात करता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 1 सही रहेगा, धनात्मक स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 9, थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो उद्दीपन अनुक्रिया का यह सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया, इसमें उद्दीपक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, मछली का। प्रश्न संख्या 10, मास्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है? तो मास्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं ये 5 प्रकार की होती है, जो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। 5 प्रकार की: शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं, संबंधता व स्नेह संबंधित आवश्यकताएं, आत्मसम्मान व स्थिति संबंधित आवश्यकताएं, और लास्ट 5वीं स्व वास्तुवादी या आत्म विकास संबंधित आवश्यकताएं। कई बार यहाँ पर अलग से एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसकी पूरक आवश्यकताएं पूछी जा सकती है। तो मास्लो की पूरक आवश्यकताएं हैं वो 4 है, और वो कौन सी है? संज्ञानात्मक आवश्यकताएं, तंत्रिकामयी आवश्यकताएं, न्यूनता अभिप्रेरक और वर्धक अभिप्रेरक।
न्यूनता अभिप्रेरक को डीमोटिवेशन कहते हैं, यानी डीमोटिव कहते हैं, जबकि वर्धक अभिप्रेरक को ग्रोथ मोटिवेशंस कहते हैं। लेकिन वर्धक अभिप्रेरक जो होता है उसको मेटा आवश्यकताएं भी कहते हैं। इसको बीइंग मोटर या बीइंग मोटिव या एक प्रकार से बी मोटिव कहते हैं। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मास्लो के अनुसार बी मोटिव की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 18। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नों की सीरीज पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली सीरीज में हम अधिगम के पार्ट नंबर 3 को लेकर आएंगे, तो तैयार रहे, मस्त रहे और इसी प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे से हल करते रहे, जिससे कि एक प्रकार से सफलता हमारे पास में बहुत ही जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगी और पहुंचेगी। धन्यवाद।